दिल्ली सल्तनत की अंतर्गत खिलजी राजवंश के बारे में। जैसा कि मैं पहले भाग में आपको बता चुका हूँ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, अब उसके अगले भाग में अलाउद्दीन खिलजी और बाकी के शासकों का विवरण दूंगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की 19 जुलाई सन 1296 ईस्वी को कड़ा मानिकपुर के बीच हत्या कर दी और वहीं खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। प्रारंभिक सुल्तान बनने के बाद इसके सामने कई समस्याएं खड़ी थी। जैसा पहला समस्या इसके जलालुद्दीन पुत्रों से निपटना और जलाली परिवार से जुड़े लोग और बाकी जो सरदार थे उनकी चुनौतियों से निपटना था। तो इन चुनौतियों को निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने धन का सहारा लिया और धन के सहारे से कई सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। वहीं एक घटना ये भी घटित हुई कि जो जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलिका जहां थी, उसने अरकली खां जो उस समय मुल्तान का प्रांतपति या सूबेदार था, उसकी बजाय अपने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया, जिससे कि अरकली खां नाराज़ हुआ और दिल्ली की राजनीति से पृथक रहा। और ये एक सुअवसर अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्राप्त हुआ। उसने यहाँ उनको भी परास्त किया, बाद में अरकली खां को भी परास्त किया और समस्त जलाली परिवार और जो उनके वफादार थे उनका कत्ल करवा दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सत्ता में अब कोई कांटा बाकी नहीं रह गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया जब तक कि उसका निवास हजार सितून तैयार नहीं हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो ये विस्तार हो रहा था उसके सामने कई चुनौतियां भी थीं। पहली चुनौतियां उसके साम्राज्य विस्तार को लेकर थी और अन्य चुनौतियों में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसके द्वारा मंगोल आक्रमण जो हो रहे थे उनसे निपटना। मंगोल आक्रमण के बाद दिल्ली साम्राज्य के राजत्व के सिद्धांत में और वृद्धि करना और अपने प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करना। इन सभी समस्याओं का निदान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किया। सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी शिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। बहुत ही अल्प अवस्था में ही इसके पिता शिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसका लालन पालन इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इसके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगा, इसलिए निरक्षर रहा, किंतु इसने घुड़सवार और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी और बहुत जल्दी ही इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। अपनी महत्वाकांक्षा को ही परिणति दिल्ली के सुल्तान बनने तक इसने साबित कर दी। अब जबकि ये दिल्ली का सुल्तान बन चुका था तो इसके सामने दिल्ली के साम्राज्य का विस्तार करना, दिल्ली साम्राज्य को जो चुनौतियां दे रहे थे उनके पड़ोसी भारतीय राज्य, उनको उनकी चुनौतियों से निपटना, मंगोल आक्रमणकारियों से निपटना और इसके साथ ही प्रशासनिक शिथिलता और राजत्व के सिद्धांत, इन सभी प्रश्न पर उसे आगे बढ़ना था। तो इन सभी प्रश्न पर हम सबसे पहले इसकी विजयों पर बात करते हैं। इसकी विजयों को हम दो पार्ट में देख पाएंगे। पहला पार्ट जो है वो उत्तर भारत की विजय को लेकर चलता है और दूसरा पार्ट इसके दक्षिण भारत की विजय को लेकर चलता है। यहाँ खास बात ये है कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत के विजय अभियान प्रारंभ किए। अब हम सर्वप्रथम इसके उत्तर भारतीय अभियानों की बात करेंगे तो देखने को मिलेगा कि 1298 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण गुजरात में होता है। इस आक्रमण के नेतृत्वकर्ता नुसरत खां और जफ़र खां होते हैं। इस आक्रमण में जो प्रतिद्वंदी शासक है वो बघेल राजपूत राय कर्णदेव हैं, जो परास्त हो जाते हैं और देवगिरी में शरण लेने को बाध्य होते हैं। यहीं पर कैम्बे में इन्हें मलिक काफूर जो एक हिंदू किन्नर है मिलता है। अब उसका नाम धर्म परिवर्तित हो चुका है और इसे 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी होता है। ये वही मलिक काफूर है जो अंत में दक्षिण भारत के विजय में महत्वपूर्ण कार्य अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। गुजरात विजय दो उद्देश्यों से बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विजय ने अपार धन सफलता तो दी ही, साथ ही
महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों पे भी दिल्ली सल्तनत की प्रत्यक्ष पकड़ स्थापित कर दी। यहाँ पश्चिमोत्तर बंदरगाह थे जो सूरत, कॉम्बे, ये सब जहाँ से घोड़ों का व्यापार जो अरब से आते थे उनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग तुर्क सेना में होता था। और घुड़सवार सेना आप जानते हैं कि इस समय की विशेषता रही है। तो गुजरात विजय के बाद अगली विजय रणथंबोर की थी जो 1301 ईस्वी में हुई। रणथंबोर में जो शासक थे वो हमीरदेव थे जिन्हें परास्त किया गया। रणथंबोर की विजय के बाद अगली विजय चित्तौड़गढ़ की होती है। इस चित्तौड़गढ़ की विजय के समय अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी जाते हैं जो तुतुए हिंद के उपाधि से विभूषित हैं और जो 7 सुल्तानों का शासनकाल भी देखे हुए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन किया है। चित्तौड़गढ़ को उस समय राजा रतन सिंह थे जिनको परास्त किया जाता है और चित्तौड़ मिला लिया जाता है। इस चित्तौड़ को विजित करके अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसकी राजधानी मतलब इसका नाम खिजराबाद कर दिया जाता है, खासकर चित्तौड़ का। यहाँ एक अन्य किंवदंती भी सुनने को मिलती है जिसमें चित्तौड़ विजय का जो कारण बताया गया वो राजा रतन सिंह की खूबसूरत पत्नी पद्मिनी के नाम पर बताया गया। इसका एकमात्र साक्ष्य हमें मलिक मोहम्मद जैसी की कृति पद्मावत में मिलता है, जबकि समकालीन इतिहास इस घटना पर मौन है। ऐसे में इस घटना की सत्यता पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर, चित्तौड़, इन सब विजयों के साथ साथ आप देखेंगे उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा की विजय की जहाँ महलक देव नाम के शासक थे। ऐसे ही कई विजयों को संपादित किया गया और उत्तर भारत की इसकी आखिरी विजय 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कान्हा देव के विरुद्ध थी और यहीं पे शासक के भाई महल देव को चित्तौड़ के शासक के रूप में भी नियुक्त कर दिया जाता है। इस उत्तर भारत की विजय से एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कर ली थी। अब उसकी जो नज़र थी वो दक्षिण भारत के विजयों पर थी। दक्षिण का अभियान ये 1292 से ही प्रारंभ कर दिया था और जब ये सुल्तान नहीं था। सुल्तान बनने के बाद इसने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत की विजयों और वहाँ की धन संपदा को सम्मिलित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की विजय का जो कार्यभार था यह इसने अपने सेनापति मलिक काफूर के हाथों में दिया था। मलिक काफूर ने 1306-7 ईस्वी में पहला आक्रमण देवगिरी पर किया। देवगिरी पे उस समय यादव डायनेस्टी का शासन था और उसके शासक रामचंद्र देव थे। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि उस समय समकालीन 4 महत्वपूर्ण छोटे राज्य दक्षिण भारत में व्याप्त थे। देवगिरी के यादवाज और वारांगल के काकतियाज, द्वार समुद्र के होयसाल और मदुरै के पांड्य। इन सभीयों में केवल मदुरै के पांड्य शासक ही अलाउद्दीन खिलजी या दिल्ली सल्तनत, उस समय अलाउद्दीन खिलजी को कोई कर या राजस्व या उनके अधीन नहीं थे, बाकी सभी ने उनको कर देना स्वीकार कर लिया था। तो जब रामचंद्र देव ने इनको खासकर मलिक काफूर से जब पराजित हुए तो उन्हें बहुत सा धन दे करके विजित किया। इसी संदर्भ में 1309 ईस्वी के आसपास हमें तेलंगाना वारांगल में एक अन्य युद्ध देखने को मिलेगा जो मलिक काफूर के द्वारा ही विजित किया गया और उस समय वहाँ के शासक काकतीय डायनेस्टी प्रताप रुद्रदेव थे जिन्होंने पराजित होकर के बहुत सा धन इनको दिया और एक खुद सोने की मूर्ति पहनकर अलाउद्दीन खिलजी अपने गले में डालकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका बहुत सम्मान किया और कई लाख टंके और एक छत्र दे करके उन्हें विदा किया और शासक सत्ता में। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि यही प्रताप रुद्रदेव ने 1309 ईस्वी में मलिक काफूर को विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। इस कोहिनूर हीरे का एक संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कोहिनूर हीरा वही है जो हमें अलाउद्दीन खिलजी को 1310 में देखने को मिलता है। वे 1526 ईस्वी में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने इसे मुग़ल शासक हुमायूं को दिया था और बाद में ये मुग़ल शासकों की शान बना। जब 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ वो तख्ते ताउस के साथ इस हीरे को भी ले गया और ये अफ़गान में चला गया। 1809 के पास सिख शासक रणजीत सिंह के समय एक नया घटनाक्रम होता है जब सिख शासक रणजीत सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर शाइस्ता खां जो अफ़गान के शासक थे और उसने कोहिनूर हीरा वापस महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर हीरा का उस समय वजन 320 रत्ती था जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा हीरा उस समय हुआ करता था।
इस हीरे की अगर कीमत का आकलन वर्तमान में किया जाए तो ये 2.5 दिन का खर्चा लगभग चला सकता है संपूर्ण विश्व का भोजन और कुछ ज़रूरतों का। वर्तमान में ये हीरा 3 भागों में विभक्त है। एक हीरा ब्रिटिश म्यूजियम में है और 2 हीरे के पार्ट जो इसके हिस्से हैं वो ब्रिटिश क्राउन में सजा है, जो इस समय महारानी एलिजाबेथ की शोभा बढ़ा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वार समुद्र के होयसाल डायनेस्टी के बल्लाल III को भी 1310 ईस्वी में पराजित कर दिया जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की विजय को भी संपन्न किया जाता है और दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय आपको मलिक काफूर को ही जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक दिल्ली सल्तनत का साबित होता है जिसने विंध्य पर्वत श्रेणी को पार किया और दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को सम्मिलित करने का प्रयास किया। किंतु ये प्रयास केवल विजय और धन तक ही शामिल था। उसने दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। वहीं उत्तर भारत के विजयों में उसने अधिकतर विजय क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये यहाँ इसकी कूटनीति या दूरदर्शिता का भी परिचय हो सकता है। इन विजयों के साथ उसकी एक अन्य समस्या जो मंगोलों के आक्रमण के साथ शुरू हुई थी वो देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण प्रारंभ हुए थे। ये मंगोल आक्रमण प्रथम ट्रांसक्सियाना के शासक दवा खां के जो सेनापति कादिर खां था 1297-98 में पहला शुरू होता है और इसका 6वां आक्रमण लगभग 1306-7 में हमें इकबाल बंदा, ताबूक और एक अन्य सेनानायक के नेतृत्व में देखने को मिलता है। इस कड़ी में कई आक्रमण हुए जैसा कि मैंने आपको बताया 6वें। तो आप समझ सकते हैं कि मंगोलों का एक आक्रमण की श्रृंखला ही चल पड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 ईस्वी में कादिर खां के नेतृत्व में दिल्ली पर होता है, जिसे परास्त कर देते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति का अनुसरण किया। यहाँ सुरक्षात्मक तरीकों के साथ साथ आक्रामक तरीकों का भी प्रयोग किया गया। इन मंगोल नीति में नुसरत और जफ़र खां का भरपूर प्रयोग किया गया और इन्हीं एक मंगोल आक्रमण में जफ़र खां की मृत्यु भी हो गई थी। दूसरा आक्रमण आपका 1299 ईस्वी में सीदी के नेतृत्व में होता है और अगला आक्रमण 1300 ईस्वी 1 में तरबी बेग के साथ होता है। आप यहाँ देखेंगे कि मंगोलों का जो आक्रमण था वो लगभग चलता रहा। 1301 में जो तीसरा आक्रमण था वो मैंने सीदी बेग बताया, उसके जो नेतृत्व करता थे वो कुतलुक ख्वाजा थे। ऐसे ही कई आक्रमणकारी जो आपके इनके समय देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय अपने निरंतर आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को अस्थिर कर देना चाह रहे थे, लेकिन हर आक्रमण में दिल्ली सल्तनत की सेना ने अपनी योग्यता साबित की। इसी समय जब चौथा आक्रमण आपका 1301 ईस्वी में तरगी बेग के समय होता है, इसी समय आपका जो जफ़र खां है युद्ध में मारे जाते हैं और ये आक्रमणकारी दिल्ली के नज़दीक आकर सीरी के पास आ चुके थे। सीरी के किले में इन्होंने वहाँ पर अपना कुछ दिनों के लिए डेरा डाला और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और बाकी लोग इस किले में कुछ समय के लिए कैद रहे। कैद रहने का तात्पर्य वो इंतज़ार कर रहे थे इस सेना के चले जाने का। तरगी बेग को कोई खास सफलता इसमें हाथ नहीं आई और वो वापस चले गए। अब इन आक्रमण की जो श्रृंखला थी, एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत की सेना से भी भय खाते थे और अब आक्रमण की जो बारंबारता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि मंगोल आक्रमणकारी नीति में अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः सफल सिद्ध होते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने राजत्व का सिद्धांत और राज्य की पद की गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य था। तो उन्होंने सर्वप्रथम राज्य और धर्म को पृथक किया, अर्थात राज्य की जो व्यवस्था नीति थी उसमें धर्म और मौलानाओं उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था वो बिल्कुल न्यूनतम कर दिया। एक समय इन्होंने काजी मुगीसुद्दीन से बात करते समय ये कहा
कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है और मैं मुसलमान हूँ और मेरी कई पीढ़ियाँ भी मुस्लिम रही हैं। मैं नहीं जानता कि जो मैं आदेश देता हूँ उसकी सराह इजाज़त देती है या नहीं देती है, किंतु मैं वही आदेश देता हूँ जो प्रजा और राज्य के हितकर हैं। अब मैं ये भी नहीं जानता कि खुदा आखिरी दिन के वक्त मेरे साथ क्या करेगा। इससे ये समझ में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लामिक नियमों को वहीं तक अनुसरण करता था जहाँ तक वो राज्य के हितकर हों, अन्यथा उन धार्मिक तत्वों को वो पृथक रखता था अपने शासन से। इस प्रकार राज्य का धर्म से पृथककरण करता है। इसके साथ ही इसने कभी भी अपनी जो वैधता है या सुल्तान पद की जो वैधता है उसके लिए कभी भी प्रयास नहीं किया खलीफा से उसकी इजाज़त या स्वीकृति लेने के लिए, लेकिन एक छायांकित रूप से या कहें प्रतिबंधित रूप से इसने यामिनी उल खिलाफत की उपाधि धारण की थी, जिसका तात्पर्य होता है खलीफा का नायब। बस ये यहीं तक साबित था, इसके अलावा कोई अन्य प्रयास नहीं किया गया अपनी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि इसने एक नया नियम स्थापित कर दिया था कि शासन सत्ता अपनी योग्यता और प्रतिभाशीलता से ही बरकरार रखी जाती है। इसके लिए किसी जातीय उच्चकुलता या किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व के सिद्धांत में और विस्तार किया और इसके साथ ही इसने कई प्रशासनिक सुधारों की भी श्रृंखला चलाई। प्रशासनिक सुधारों में इसने कई नए विभागों की स्थापना की। उनमें से एक बरीद मुमालिक विभाग की स्थापना थी जो गुप्तचर संगठन का प्रमुख होता था, और दीवाने मुस्तखराज जो बकाया राजस्व एकत्रित करता था। इसने दीवाने आरिज को भी काफ़ी शक्तिशाली बनाया और एक दीवाने रियासत को अलग से बनाया जो व्यापार संबंधी गतिविधियों को देखता था। इन प्रशासनिक कार्यों के बाद हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कई विद्रोह हुए। उनमें विद्रोह में अकद खां विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, उमर का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह और नवीन मुसलमानों का विद्रोह, कई विद्रोहों की श्रृंखला चल पड़ी थी। इन विद्रोहों का अगर हम दो प्रमुख विद्रोहों की बात करें तो हाजी मौला का विद्रोह जो था वो दिल्ली में हुआ था। आपको पता है ये हाजी मौला वही है जो कोतवाल फ़खरुद्दीन का दास था, जिसे फ़खरुद्दीन ने अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया था और ये चाहता था कि इसे फ़खरुद्दीन के बाद दिल्ली का कोतवाल बनाया जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में इसने जब रणथंबोर की विजय में अलाउद्दीन खिलजी व्यस्त था तो दिल्ली में विद्रोह कर दिया और हफ्ते भर तक ये विद्रोह लगभग कायम रहा। इस विद्रोह के दौरान इसने शाही शाह जो इल्तुतमिश की एक पुत्री के वंशज थे उसको सुल्तान घोषित कर दिया और शासन व्यवस्था का संचालन कर दिया। ऐसे में वहाँ के एक अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र सूबेदार ने, जिसका नाम था हिसामुद्दीन, इस विद्रोह का दमन किया और राजसत्ता को पुनः बहाल किया। एक अन्य विद्रोह जो नवीन मुस्लिमों द्वारा किया गया था वो रणथंबोर की विजय के बाद जो युद्ध के धन के बंटवारे को लेकर था उससे संबंधित था, और ऐसे में इस जो विद्रोह हुआ था इसका भी बड़ा बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। ये विद्रोह बेसिकली आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही खुम्स नाम के कर में एक अलग से परिवर्तन किया गया था। पहले ये होता था जो खुम्स कर होता था वो 1/5 हिस्सा राज्य को जाता था और 4/5 हिस्सा सेना अपने आप में बांटती थी, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें परिवर्तन कर दिया। अब जो लूट का हिस्सा होता था वो 4/5 हिस्सा राजस्व में जाता था और 1/5वां हिस्सा सैनिकों में वितरित होता। इसी को लेकर के ये विद्रोह हुआ। जब इन विद्रोह पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दृष्टि डाली तो उन्होंने ये पाया कि इन कार्यों की वजह से ये विद्रोह संभव हो पाते हैं। वो कार्य क्या थे और इन विद्रोह को रोकने का क्या प्रयास किया गया, ये आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। उसमें से पहला अध्यादेश था जो संपत्ति थी या भूमि थी उसका खालसा भूमि में परिवर्तित कराना, दूसरा मद्य निषेध, तीसरा आपका गुप्तचर प्रणाली का गठन, और चौथा जो अमीर वर्ग थे उनके मेल मिलाप, उत्सव, समारोह और व्यावहारिक जो संबंध थे उन पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार देखेंगे कि इसने काफ़ी हद तक इस चीज़ को काबू किया। अब
अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख एक जो इसके प्रारंभिक कार्यों की बात करें तो हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। अपने शासन के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने दो प्रारंभिक योजनाएं बनाई थी। एक पहली योजना इसने विश्व विजय बनाने के लिए की थी कि ये विश्व विजेता बनना चाहता है, और दूसरी एक नवीन धर्म को स्थापना करना चाहता है। ऐसे में इसने अपने मित्र अलाउल मुल्क से परामर्श लिया। अलाउल मुल्क ने इसे परामर्श में ये कहा कि मेरे सम्राट या मेरे सुल्तान, अभी भारत में ही कई क्षेत्र हैं जिन्हें विजित करने बाकी हैं, आप उनको विजित कर लो। विश्व विजय तो अभी काफ़ी बाद में भी किया जा सकता है और ये उतने व्यवहारिक नहीं है। और नवीन धर्मों के संदर्भ में भी उसने यही कहा कि विश्व में पहले से ही बहुत ज़्यादा धर्म प्रचलित है, किसी नवीन धर्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हीं धर्मों को लेकर के चलने का है। और आप देखेंगे कि इसी संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण की। वहीं अमीर खुसरो इसे सुल्तानों का सुल्तान और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, विश्व विजेता, शासकों का चरवाहा, ऐसी कई उपाधियों से विभूषित करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब कार्यों के बाद सैनिक कार्यों में भी काफ़ी रुचि ली। उसने सैनिक सुधारों में सर्वप्रथम सेना को स्थायी किया, सेना को नगद वेतन देने का कार्य किया और सेना का हुलिया और दाग प्रथा की भी इसने स्थापना की। इसके साथ साथ बरीद संगठन का भी इसने निर्माण किया। बरीद संगठन का जो मुख्य या प्रधान होता था उसे बारीद मुमालिक कहा जाता था। इसके साथ ही कई गुप्तचर होते थे जो बरीद या मुहिंसिन होते थे, जो इन कार्यों को संपादित करते थे। सरदार, दरबार और कई छोटी छोटी घटनाओं की जानकारी ये दिया करते थे। इन सैनिक सुधार के बाद हमें एक अन्य सुधार देखने को मिलेगा जो इसके आर्थिक सुधारों में भी था। आर्थिक सुधारों को हम दो कड़ियों में देख सकते हैं। आर्थिक सुधार में आप देखेंगे कि इसने भूमि की जो अधिकतर इनाम, वक्फ और अन्य चीज़ों में बांट दी गई थी उनको खालसा भूमि में परिवर्तित किया। अधिक से अधिक भूमि राज्य के अधिकार में ले लिया। इसने मध्यस्थों का अंत किया। खुद मुकद्दम चौधरी अब हट चुके थे। इसने अधिशेष संपत्ति का भी जब्त किया। इसने सभी अमीरों की संपत्ति नहीं छीनी, पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अब इसके साथ ही इसने दीवान मुस्तखराज नए विभाग की स्थापना की जो बकाया राजस्व का कार्य देखता था। एक अन्य कार्य इसने भूमि का जो लगान था वो अब उपज के आधार पर निर्धारित किया गया और भूमि की पैमाइश बिस्वा के आधार पर की गई। इसने मसाहत नाम का एक नया कर लगाया जो पैमाइश पर लिया जाता था। अब यहाँ देखने को मिलेगा कि भू राजस्व कर अपनी उपज का जस्ट आधा हो चुका था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि कर उपज का जस्ट आधा भाग लेना प्रारंभ किया। इन उपायों के अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय बाजार नियंत्रण प्रणाली भी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली का हमें उल्लेख समकालीन इतिहासकारों द्वारा देखने को मिलता है। समकालीन का तात्पर्य अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही और फतवाएँ जहादारी, इसामी की फतूह सलातीन और खैजुल मजलिस। अन्य अगर कृति की बात करें तो इब्न बतूता की रहला, इन सभी में अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण पद्धति का उल्लेख मिलता है। बाजार नियंत्रण पद्धति क्यों लागू की गई, इसके क्या उपाय थे, इसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने राशनिंग व्यवस्था अर्थात पीडीएस सिस्टम, जिसे हम कोटा पद्धति आज वर्तमान में कहते हैं, वो चालू की। इसने कल्याणकारी राज्य अर्थात आम जनता के ध्यान में रखते हुए बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की, ऐसा समकालीन इतिहासकार कुछ लोगों का कहना है कि ये सैनिक दृष्टिकोण से की गई ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित हो सके। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था वो कीमतों का स्थिरीकरण था, अर्थात हर वस्तु की कीमत निर्धारित थी। जैसे 7.5 जीतल में प्रतिमन गेहूँ मिल जाता था, 5 जीतल में आपको 1 मन चना मिल जाता था, 4 जीतल में 1 मन जौ मिल जाता था। ऐसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों का दाम निश्चित था। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कई बार राज्य व्यापारियों को दाम मुहैया कराती थी कि वो निश्चित कीमत पे अपने उत्पाद को बेच सकें और उत्पादों को खरीद सकें। अब अगर हम बाजार व्यवस्था की बात करें तो बाजार यहाँ पे हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक अन्न बाजार, एक सराय अदल जिसे न्याय का बाजार भी कहते थे, जिसमें वस्त्र और अन्य प्रकार की चीज़ों का जो क्रय विक्रय किया जाता था। एक अन्य व्यापार जो था बाजार
वो पशु, मवेशी और दासों के विक्रय से संबंधित था। इस बाजार नियंत्रण के लिए उसने सेनाएं मंडी पद का सृजन किया था, जिसपे मलिक बाजार अधीक्षक मलिक काबूर को नियुक्त किया गया था और उस बाजार की पल पल की जानकारी देने के लिए बरीद या मोनियान नियुक्त थे, जो इस बाजार सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चालित करने के लिए जिम्मेदार थे। इस बाजार नियंत्रण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका विवादास्पद है, जो ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत या केवल दिल्ली में ये लागू था। जब हम समकालीन स्रोतों पर नज़र डालें तो इसकी हमें स्पष्ट व्याख्या नहीं मिल पाती, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस व्यवस्था का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। बाजार नियंत्रण, सैनिक व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार, दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्यवादी नीति, मंगोलों के विरुद्ध नीति, इन सभी कार्यों को अगर सम्मिलित रूप से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक सशक्त शासक के रूप में नज़र आएगा दिल्ली सल्तनत के, और इस प्रकार कई बार लोग इसे एक महत्वपूर्ण शासक का दर्जा देते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी शक्तिशाली होने के साथ साथ अपने अंतिम समय में काफ़ी कमज़ोर हो गया था और बीमार पड़ गया था, और कई जगह हमें ये भी सुनने को मिलता है कि इसके ही गुलाम मलिक काफूर ने इसे जहर देकर मार दिया था। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बनता है, तो हमें देखने को मिलता है कि इसके पुत्र खिज्र खां और एक अन्य की मृत्यु हो चुकी है, और अब शिहाबुद्दीन उमर को मलिक काफूर गद्दी पर बैठाता है और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहाँ सारी सत्ता का संचालन वही कर रहा होता है, जिससे बाकी के जो सरदार थे वो रुष्ट हो जाते हैं। मुबारक शाह, जो एक अन्य पुत्र था अलाउद्दीन का, उसको भी कैद में डाल देते हैं और सैनिकों को उसकी हत्या का आदेश देते हैं। लेकिन मुबारक शाह खिलजी यहाँ पर दिमाग से काम लेता है और वो सैनिकों को डबल धंधे करके अपनी तरफ मिला लेता है, और यही सैनिक मलिक काफूर की हत्या कर अब मुबारक शाह अपने भाई के संरक्षक के रूप में सत्ता पर बैठता है, और उसका भाई शिहाबुद्दीन उमर उस समय शासक है। कुछ ही माह पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खुद सुल्तान की उपाधि लेकर के अपने शासन सत्ता पर बैठता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी है, और ये अंतिम शासक खिलजी डायनेस्टी का साबित होता है। अपने जो इसने जीवन जिया था वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण में जिया हुआ था, और 17-18 वर्ष की जो अल्प आयु में ही ये सुल्तान जैसे पद पर काबिज हो गया। प्रारंभ में इसने ज़रूर शासन में रुचि ली, किंतु बहुत जल्दी ये भोग विलास और उस कार्यों में डूब गया, और सारा कार्य का जो संचालन था वो खुसरो खां नाम का एक दास संचालित कर रहा था। मुबारक शाह खिलजी अपने समय में बर्नी ने इसका जिक्र किया है कि कई बार ये दरबार और दरबारियों के सामने निर्वस्त्र होकर भागता था, और इसके अलावा ये पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने उसकी एक उपाधि लिखी है जिसने उसने लिया हुआ था, अर्थात किसने लिया हुआ था, आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा का पद अर्थात स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक शाह खिलजी के बाद जब आप देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या हो जाती है, वो हत्या इसके गुलाम खुसरो खां द्वारा किया जाता है, और अप्रैल से सितंबर तक एक नवीन सत्ता का परिवर्तन होता है, और नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से वो सुल्तान बनता है, खुद का खुतबा पढ़ाता है। ये खुसरो शाह पहले एक हिंदू हुआ करता था जो धर्म परिवर्तन के बाद अपने सत्ता पर बैठा, और इसका जो सशक्त विद्रोह गाजी मलिक ने किया जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में था, और यही गाजी मलिक इसकी हत्या करने से पहले इस्लाम खतरे में है और जिहाद का नारा देता है, और खुसरो खां नासरुद्दीन खुसरो का अंत हो जाता है। इस प्रकार खिलजी डायनेस्टी का अंत, और यही गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी प्रारंभ करता है। अगले पार्ट में हम तुगलक डायनेस्टी का विवरण देंगे। धन्यवाद।